फरवरी 2026 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से इनकार करने के बाद पहली बार ऑफिशियली उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। हालांकि उनका ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के स्टेटमेंट के बाद आया है। भर्ती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आज के न्यूज़पेपर में कवर किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुल जो शिक्षकों के लिए अध्याचन भेजे गए हैं आर्टिकल्स के अनुसार, और जो कल सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने 10,000 पदों की बात की थी। और आज के न्यूज़पेपर में जो कवर किया गया है वो 11,000 समथिंग पदों की बात की गई है, 11,509, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद बताए जा रहे हैं जिलेवार वो बरेली में हैं, और उसके बाद से कानपुर नगर में, उसके बाद मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, फर्रुखाबाद और गोरखपुर में 166 पद बताए गए हैं। अगर आप इस आर्टिकल के नीचे देखेंगे तो देख सकते हैं बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि संबंधित रिक्त पदों का एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित ई अध्याचन पोर्टल पर भी ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया जा रहा है। अभी जो अध्याचन भेजा गया है वो ऑफलाइन मोड में भेजा गया है और इसको ऑनलाइन भी भेजा जाएगा। और इसके साथ ही साथ देख सकते हैं आप सभी तरफ केवल और केवल नगर क्षेत्र के शिक्षकों के पद की बात की जा रही है। क्या केवल नगर क्षेत्र का अलग वैकेंसी आएगा और ग्रामीण क्षेत्र का बाद में अलग से वैकेंसी जारी किया जाएगा? देखिए, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि सुचितापूर्ण परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए, और सालों साल तक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाती हैं। अभी आपने देखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से नीट का पेपर जो कराया गया वो भी लीक हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी आप पिछली यूपी टेट की परीक्षा देखेंगे जो कि पीएनपी के द्वारा कराया गया था 2021 में, उसका भी पेपर लीक हो गया था। तो एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग मतलब एक ही विभाग के लिए अलग अलग परीक्षा कराना ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो निश्चित तौर पर अभी जो डाटा निकल करके आ रहा है वो केवल नगर क्षेत्र का निकल करके आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है, उसकी वजह से उसका अध्याचन अभी तक नहीं भेजा गया है। हालांकि एक अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 पद बताए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप 68,500 देखेंगे, 69,000 देखेंगे, या फिर इससे पहले की भर्तियां देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि नगर के लिए अलग पद विज्ञापित किए गए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग पद विज्ञापित किए गए। 1983 में नगर संवर्ग अलग बनाया गया था। जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो जो डीएलएड में प्रवेश होता था वो महिला संवर्ग अलग हुआ करता था और पुरुष संवर्ग अलग हुआ करता था, और दोनों के लिए कट ऑफ भी अलग अलग जारी किया जाता था। लेकिन उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और महिला और पुरुष के लिए एक कॉमन कट ऑफ निकाला जाने लगा उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 1983 में जो नगर क्षेत्र का अलग संवर्ग बनाया गया था और ग्रामीण क्षेत्र का अलग संवर्ग बनाया गया था, तो वो व्यवस्था को पुनः यहाँ पर स्थापित करने की बात की जा रही है। 1983 के बाद से ये जो संवर्ग बना था उसके बाद से कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस तरीके से हुआ ही नहीं कि नगर क्षेत्र में अलग और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग। कई ये समस्याएं आती थी कि नगर क्षेत्र से ग्रामीण में और ग्रामीण से नगर क्षेत्र में जो शिक्षक थे उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता था पॉलिसी की वजह से, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षकों की संख्या होती थी वो कम होती चली गई और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या अधिक होती चली गई, और वो जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप होने लगा, जिसकी वजह से समायोजन की भी प्रक्रिया स्टार्ट की गई है अभी जो वर्तमान में रनिंग में है। जिसकी वजह से जहां पर टीचर सरप्लस में है वहां से निकाल करके दूसरे जगह जहां पर शिक्षकों की कमी है उन पर भेजने की कार्यवाही अभी वर्तमान में चल रही है। आज के न्यूज़पेपर में टोटल 21,508 शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती होने की बात कही गई है। कल के स्टेटमेंट में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के द्वारा 10,000 पदों का अध्याचन भेजने की बात जो की गई थी वो आज के न्यूज़पेपर में क्लियर किया गया है कि लगभग 11,508 जो पद हैं वो अध्याचन के तौर पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए भेजे गए हैं, और जो 10,000 पद है वो अनुदेशक के इसमें शामिल है। अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अनुदेशक की भर्ती क्यों की जा रही है? अनुदेशक का मतलब कि वो संविदा कर्मी होते हैं, मतलब कि एक एक साल करके उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बढ़ाया जाता है, और वो परमानेंट टीचर नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं, उसी तरीके से अपर प्राइमरी में यानी कक्षा 6 से 8 वाली कैडर में जो अनुदेशक होते हैं वो परमानेंट शिक्षक नहीं है, बल्कि संविदा कर्मी के तौर पर राज्य सरकार उनको मानती है।
हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो परमानेंट शिक्षक नहीं होते हैं। और उनके यहाँ पर 10,000 पदों को शामिल करने की बात की जा रही है। मतलब कि अब ये कैसे संभव है कि अनुदेशक पद पर पुनः भर्ती होगी? आखिर वो परमानेंट नहीं है, तो आरटीई एक्ट के अनुसार किस तरीके से भर्तियां की जाएंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों जरूरी है अनुदेशकों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब नई शिक्षा नीति परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात कर रही है, तो आप अनुदेशकों के पद को, जो कि 10,000 बहुत बड़ी संख्या है, आखिर भरने की बात क्यों कर रहे हैं? सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी स्टेटमेंट को संदेह की नज़र से देखा जाना चाहिए विपक्ष के द्वारा और साथ ही साथ जनता के द्वारा, तभी जवाबदेही तय होती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सभा को संबोधित करते हुए सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के द्वारा यह कहा गया कि अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि को पिछली सरकारों ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए खुद प्रस्ताव मांगा गया था सरकार के द्वारा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए उनके द्वारा क्या कहा गया। सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के द्वारा कहा गया कि 11-12 में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू की गई। उस समय उन्हें 7,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। वर्तमान कला शिक्षक और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक, कार्य अनुभव शिक्षक अनुदेशक कार्यरत हैं और कुल संख्या 24,296 रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011-12 से लेकर के 2022 तक इनके मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की गई। वर्ष 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ बैठक में उन्होंने स्वयं प्रस्ताव मांगा था, लेकिन चुनाव अधिसूचना के कारण निर्णय नहीं हो सका। वर्ष 2022 में सरकार ने 2,000 रुपये की वृद्धि की, लेकिन सरकार स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं थी। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद से यही लगेगा कि सरकार तो मानदेय बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कई कारणों की वजह से वो बढ़ा ही नहीं पाई, जबकि सच्चाई इसके जस्ट उलट है। क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। मानदेय वृद्धि का क्रेडिट जो लिया जा रहा है, एक्चुअली में ये मानदेय वृद्धि माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाईकोर्ट में अनुदेशक लगातार लड़ते रहे। उसके बाद ये मामला जब डबल बेंच से निस्तारित हुआ कि इनकी मानदेय बढ़नी चाहिए, उस आदेश के खिलाफ वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि हम इनका मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये राज्य सरकार हार करके आई कि नहीं, आपको इनका मानदेय बढ़ाना होगा, 17,000 देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद से इनके मानदेय में वृद्धि की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किस तरीके से क्रेडिट लिया जा रहा है कि मानदेय हम खुद बढ़ाना चाहते थे। आप एक बार आर्टिकल देखिए, और ये न्यूज़पेपर में अगर आप फरवरी 2026 का इस तरीके से आर्टिकल देखेंगे तो सभी न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया था। तो अभी फरवरी 2026 की खबर है और हम लोग मई 2026 में इतनी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और वाहवाही कर लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जवाबदेही तभी तय होगी जब आप पॉजिटिव तौर पर किसी भी फैसले को संदेह के नज़र से देखेंगे। एक बार जल्दी से देखिए, नहीं होगी अनुदेशकों की नौकरी खत्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 17,000 मानदेय को लेकर के अपडेट दिया गया था उस समय। ये देख सकते हैं आप, 4 फरवरी 2026 की ये खबर है। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अंशकालिक शिक्षकों के साथ सालों से अन्याय किया गया है। कोर्ट ने इस फैसले को उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशक और अंशकालिक शिक्षक की बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए शिक्षकों को 17,000 रुपये मासिक मानदेय का पूरा लाभ देने का निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि डबल बेंच ने ही ये फैसला दे दिया था कि 17,000 आपको मानदेय देना होगा। राज्य सरकार उसके खिलाफ चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से हार करके आती है, तब जाकर के इनका मानदेय बढ़ाया जाता है और आज क्रेडिट लिया जा रहा है कि मानदेय हमने स्वयं बढ़ाया है। सोच सकते हैं आप, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है मीडिया की, जो कि आज उनके स्टेटमेंट को हूबहू शब्दशः यहाँ पर पब्लिक के सामने परोस रही है, जबकि फरवरी 2026 का ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके बाद ये मानदेय बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर जो मीडिया है वो एक्चुअल फैक्ट्स जनता तक पहुंचने ही नहीं देते हैं और इसी वजह से जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। लगातार मीडिया जो है वो नतमस्तक दिखती है किसी भी पार्टी की जब सरकार आती है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।